चलते चलते आज हमारा जो पड़ाव है वो नवी मुंबई के रबाले एरिया में है। हमारे साथ यहाँ के एक्स महापौर हैं जो कि डाउन टू अर्थ अगर वो काम करते हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे, छोटी सी एक गुफ्तगू करना चाहेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने समाज की सेवा की। कोरोना ख़त्म अभी हुआ तो नहीं है, बट लोगों का जो काम धंधा है वो चालू हो गया है। अभी हमें पता चला कि 31 तक वापस से जो है लॉकडाउन चालू हो गया है। सर बात करना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो रबाले एरिया है वो पूरी तरह से झोपड़पट्टी एरिया है। लॉकडाउन में किस तरह से आपको जो है परेशानियाँ हुई और किस तरह से आपने उसको उन लोगों को संभाल के रखा? सबसे पहले तो जो समस्या थी हमारे सामने, जो गरीब और जो कष्टकरी समाज के लोग हैं, काफ़ी लोग इस झोपड़पट्टी में भाड़े से रहते थे, या तो एक घर में 10-10 लोग रहते थे। जैसे कि रात पाली में कुछ काम करते थे, दिन पाली में कुछ काम करते थे। लेकिन जब लॉकडाउन एक बैक हुआ तब जाके सबसे ज़्यादा मुसीबत उन लोगों को हुई, क्योंकि जिसे हम जो सुरक्षित अंतर के बारे में बात करते थे, लगातार बात करते थे, लेकिन अपने ही घर में वो कैदी की तरह बंद थे। छोटी से 10 बाय 10 के घर में 20 या 25 लोग थे। तो मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई कम से कम जो लोग इस प्रकार से रह रहे हैं, या तो उनकी व्यवस्था कीजिए, या तो उनको घर जाने का वहाँ पर कुछ प्रावधान कीजिए। लेकिन उसके चलते ही 1.5 महीना 2 महीना तो ऐसे ही चला गया, काफ़ी दिक्कत हुई। तो ऐसे लोगों के लिए सुबह और शाम हमने यहाँ से 7,000 लोगों को जो अन्न के पैकेट है वो पकाए हुए खाने के, वो लोगों को दिए। और मैंने खुद भी कुछ FCI से चावल ख़रीदा था, और कुछ चावल यहाँ पर मुझे आदरणीय गणेश जी नाइक साहब की संस्था ने दिया था। ऐसे मिलके 40 से 50 टन चावल यहाँ पर बांटा गया। गेहूँ का आटा, कांदा हमने 50 टन मंगवाया था। ऐसे किस प्रकार से जितना हो सकता है, जो बेरोजगार लोग थे, जो मजदूर थे, उनको खिलाया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमको जब लोगों को जाने के लिए कहा सरकार ने, तब हमें बहुत दुख हुआ। सरकार ने किसी भी प्रकार का रेलवे वहाँ पर शुरू नहीं किया था, किया भी तो उसके परमिशन के लिए पुलिस के सामने 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगती थी। और डॉक्टरों ने उस समय मेडिकल क्या है, दूर से 5 फुट लंबा से देखते थे, गन से बुखार आई कि नहीं साइन करके देते थे। 500 रुपये लेते थे, कुछ लोग 200 लेते थे। यानी जो भी हुआ, गरीबों की लूट हुई। और इस दरमियान गरीबों ने या तो फिर खुद पैदल चल के जाना पसंद किया, या तो जो मिला वो साधन से चल। मेरे वार्ड से कई लोग तो साइकिल से चले गए, पैदल चले गए, और यहाँ से रोजाना 10 ट्रक भर के भेड़ बकरी की तरह 4-4 हज़ार रुपये दे के लोग ट्रक में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए चले गए। तो ये दुख भरी दास्ता इस 8 महीने की है। करुणा था या नहीं था, इसमें नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन जो कुछ भी था वो हमारे लिए बहुत ही कष्टमय समय था, और आज भी वो समय ख़त्म नहीं हुआ है। आज जैसे हमने कहा कि जो राजस्व जो कामगार यहाँ पर सरकार को दे रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, उस फैक्ट्री में जाने के लिए आपने तो कहा कि सुरक्षित अंतर, उसको तो नया शब्द है सरकार के पास, सामाजिक अंतर। अरे सामाजिक अंतर में तो हम ऐसे भी जाने वाले दिखते हैं, क्योंकि जो आपकी भावना दिखती है कि सामाजिक अंतर बनाए रखो। गरीब और अमीर के बीच में का सामाजिक अंतर तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार सुरक्षित दूरी का आप ये कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, संध्या जी आप जाके देखिए, राबाड़ा MIDC है, महापा MIDC है, खेरना पावना MIDC है। वहाँ जब शाम को 5 बजे जब लोग काम से छूटते हैं, तब उनकी क्या परिस्थिति है। भेड़ बकरी की तरह बस के पीछे भागते हैं और घर जाने का प्रयत्न करते हैं, या तो 5-5 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद में बस पकड़ते हैं वहाँ। तो ये जो भी हो रहा है, ये सारा का सारा गरीब और कष्टकरियों के साथ हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं, स्कूल के नाम पर सब छुट्टी है, स्कूल में ही कोरोना होगा। अब मैं जब पटना गया था, बिहार के राजधानी में एयरपोर्ट में, अरे भेड़ बकरी की तरह लोग एक दूसरे को मतलब धक्का मार रहे हैं, इतना सब है। और यहाँ स्कूल चालू करने के लिए आपको दिक्कत है। जो बच्चे स्कूल में आएंगे तो कम से कम एक अच्छे शिक्षक उसको हाथ कैसे धोना चाहिए, मुंह कैसे बंद करना चाहिए, या शिक्षा कैसे लेनी चाहिए वो बताएगा। लेकिन नहीं,
आप जाके देखो, जो कष्टकरियों की बस्ती है उसकी माँ कहीं झाड़ू पोछा करने के लिए जाती है। अभी झाड़ू पोछे का नाम निकला तो झाड़ू पोछा के लिए भी सोसाइटी में इन लोगों को आने को नहीं देते। तो भूखमरी तो उनके साथ वैसे भी है नसीब में। और जो बच्चे हैं इसी प्रकार आवारा गर्दी करते हुए आपको रास्ते पे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो कष्टकरियों की जो बस्ती है, जो झोपड़पट्टी है, जो कि झोपड़े, इनमें रहने वाले के और सोसाइटी में रहने वाले के बीच में बहुत बड़ी दरार है और वो दरार अब बढ़ते जा रही है। सर, जिस तरह से आपने दरार की बातें कही, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता है कि गरीब एक अलग से सोसाइटी हो जाएगी और अमीर का जो है अलग से सोसाइटी हो जाएगी, और इन फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो काफ़ी दुखदायक हो सकता है। देखिए संध्या जी, मैंने आपत्ति जताई थी सामाजिक अंतर इस शब्द पर। सामाजिक अंतर का मतलब यह है कि दो समाज में अंतर निर्माण करना। सोशल डिस्टेंस का मतलब है कि सुरक्षित अंतर रखना। ये कितना अच्छा शब्द प्रयोग है, सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित अंतर, फिजिकल डिस्टेंस, ये सारे कितने अच्छे शब्द हैं। लेकिन इसको ख़त्म करके सामाजिक अंतर, सोशल डिस्टेंस, इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। संध्या जी, क्योंकि मैंने वो भोगता है कई सालों तक। अगर बाबा साहब नहीं होते तो सामाजिक अंतर में कई जातियाँ जनजातियाँ होती, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। किसी एक जाति का आदमी सामाजिक अंतर में नहीं जाएगा। हर जाति का, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है, वो छुआछूत के दायरे में जाएगा, पक्का जाएगा। मैं लिख के देता हूँ आने वाले 5-6 साल में। सर, जिस तरह से आप बाबा साहेब की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कुछ बताना चाहेंगे कि जब आपने कॉलेज स्कूल लाइफ की तो किस तरह से आपके साथ जो है दुर्भावना हुई थी? नहीं, मेरा तो जन्म तब हुआ कि जब बाबा साहब ने ये सारा मामला सुलझा दिया था। मैं 1961 का बॉर्न हुआ और बाबा साहब ने उसके पहले ही 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद में 1952 में प्रजासत्ताक हुए और प्रजासत्ताक में सारी चीज़ें तो आ गई थी। यानी कि मेरे जन्म के पहले ये सब हुआ था। मुझे ये भोगने के लिए नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप है या मेरे जो दादा है उन्होंने बहुत भुगता था। और पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए, पढ़ाई तो नाम ही नहीं था, आदमी की तरह जीना भी नहीं जी सकते थे वो लोग। आज मैं बाबा साहब का फॉलोअर होने के नाते मैं यही कहता हूँ कि बाबा साहब के नाम से मैं घोषणा नहीं लगाता हूँ, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब, ये नहीं करता हूँ। बाबा साहब ने क्या कहा है, पहला शब्द था उनका, शिक्षा संगठित हुआ यानी संघर्ष करा। ये शिक्षा अगर आपको मिलेगी, शिक्षा कब मिलेगी? शिक्षा का तो निजीकरण हुआ है। अब मैं कहता हूँ शिक्षा का निजीकरण हुआ है, लेकिन नौकरियों का भी निजीकरण हुआ है। और वहाँ आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, वहाँ निजीकरण में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। तो बाबा साहब ने जो शब्द कहा है वो शब्द मेरे दिमाग में फिट बैठा है कि शिक्षा पढ़ेंगे कहाँ पर? स्कूलें नहीं होगी। और जो स्कूलें, सरकारी स्कूलें हैं, आप देखिए वो तो खंडर की तरह पड़ी हुई है। लेकिन बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते मैंने ये राजश्री शाहू महाराज विद्यालय है, मान्यवर कांशीराम जी हिंदी विद्यालय है, आप जाके देखिए, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, शिक्षा भी उस प्रकार की होगी। तो ये कोई एक जाति के लिए निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ का जो गरीब तबके का बच्चा है वो वहाँ आएगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, वरना हम सामाजिक अंतर में चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सर, जिस तरह से मैंने खुद देखा कि काफ़ी बच्चे जो है एकदम फ्रीली घूम रहे हैं, उनके अंदर कोई भी भय नहीं है, डर नहीं है, बिंदास पढ़ाई को लेकर के वो बहुत बड़ा ध्यान रहा, उसमें आपकी बहुत योगदान रही है। लेकिन झोपड़पट्टी की अगर इलाका है, वहाँ से बच्चे को लेकर के आना और स्कूल में पढ़ाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया कि पहले उनको वहाँ से यहाँ तक लाने की जो सफ़र थी? देखिए, मैंने तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स से बात की कि ने कहा कि आपका बच्चा घर में सुरक्षित है या स्कूल में सुरक्षित होगा। तो ये बातें तो मैंने कमिश्नर साहब को भी उसका वीडियो भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा स्कूल में ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं और मेरा आदमी जब काम पे जाते हैं तो बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है और बच्चा घूमते रहता है। और जब 2 बच्चे हैं तो एक के पास खाली मोबाइल होगा और मोबाइल उनके पास देंगे तो मोबाइल में पढ़ाई तो करते नहीं, सारा दिन गेम खेलते हैं। तो ये ज़रूरी है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनसे उनका अंडरस्टैंडिंग लिया कि भाई आप मुझे बताइए, आप लिख के देने को तैयार है? हाँ, लिख के देंगे। तब जाके हमने यहाँ पर उनको एक वर्कबुक बना के दी। 4,500 बच्चों को मैंने वर्कबुक दी अपने वार्ड नंबर 19 और 20 में।
और वो बच्चे घर में पढ़ाई करते, फिर बाद में जो भी प्रॉब्लम होगा वो शिक्षक से बात करते। लेकिन उसके बाद में शिक्षकों के बात करने के बाद में शिक्षकों ने भी ये कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व अगर करने के लिए बच्चे हमारे पास आते तो हम यहाँ पर सप्ताह के 7 दिन आने के लिए तैयार है। और ये राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय, मान्यवर कांशीराम जी हिंदी विद्यालय, ये दोनों विद्यालय में बच्चे आते हैं, बाकायदा सवाल पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं और शिक्षक भी उतनी ही तत्परता से उनको पढ़ाते हैं। और ये हमने जो जरिया बनाया है वो उनके माता पिता के माध्यम से बनाया है। और आज मुझे तो 4 महीने से देख रहा हूँ मैं, हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे भी रात को जो 400 साढ़े 400 बच्चे आते हैं, आपने देखा कि कितने बच्चे कितने खुशी के साथ इस स्कूल में आ रहे हैं। तो कोरोना काल में इस प्रकार के जो सेंटर है, हमने जो कोविड सेंटर बनाए हैं, यानी कि उनको सुरक्षा कवच देने के लिए, इसी प्रकार ये स्कूलें जो है ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिसके माँ बाप काम पे जाते हैं उनके लिए ये कारगर साबित हो गए। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से भी कि आप जल्द से जल्द इस प्रकार की जो झोपड़पट्टियों में रहने वाली स्कूलें हैं उनको चालू कराओ और बच्चों को सुरक्षित करो। सर, इस मैटर पे आपने कभी अभिजीत बांगर सर से बात की जो आयुक्त हैं कि भाई हमें थोड़ा सा जो बच्चे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और स्कूल में आकर के जो भी डाउट्स रहे वो क्लियर कर सकते हैं? कई बार आयुक्त साहब से कहा, आयुक्त साहब भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत मतलब अच्छे हैं, लेकिन वो भी मजबूर है। शासन है जहाँ पूरे विश्व के देश चुप्पी साधे हुए है, तो ये बेचारा एक आयुक्त क्या कर सकता है। लेकिन वो सपोर्ट करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि अच्छे काम में सहयोग देना ये भी बहुत बड़ी काम होती है और ये बड़ा काम माननीय आयुक्त जी कर रहे हैं, हम उनके धन्यवाद देते हैं। सर, इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लगता है कि उथल पुथल होने वाली है आने वाले इलेक्शन में? जिस सवाल का डर था वो सवाल अब संध्या जी, क्योंकि पत्रकार की एक खामी है कि वो जब भी आदमी को मतलब उकसाती है उसके बाद में। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, इलेक्शन का डर उसको लगता है जो मतलब परीक्षार्थी होता है। अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा तो परीक्षा का डर तो लगेगा ही, और परीक्षा का डर अगर उसको सताता है तो वो कहीं ना कहीं ट्यूशन लगाएगा और ट्यूशन वाला उसको मैनेज कर देगा। तो उसी प्रकार उथल पुथल की जो बात कर रही हो, उथल पुथल वही जो वार्ड में अच्छा काम नहीं करते वो यहाँ से वहाँ जंप मारते रहते। मेरे जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता के लिए इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। जनता को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है, मौका मिलता है। 5 साल के बाद में अगर हमने उसके लिए कुछ काम नहीं किया है तो अच्छा नेता चुनने का उनको मौका मिलता है। अगर हमने यहाँ 20 साल में अच्छा काम नहीं किया है तो निश्चित रूप से उनको एक अच्छा नेता चुनने का मौका मिलेगा। मैं तो यही कहता हूँ हरदम कि देखो दोस्तों, आपको बहुत अच्छा इस लोकतंत्र में मौका मिला है। अगर हमने अच्छा काम नहीं किया है तो अच्छा नेता आप निश्चित रूप से चुनो। और मेरा कहीं उथल पुथल या कहीं जाने का इरादा नहीं है। मैं पहले से निर्दलीय था, आज भी निर्दलीय चुनाव का सामना करूँगा। जिस तरह से गणेश नाइक साहब को फादर ऑफ द नवी मुंबई कहा जाता है, लेकिन एनसीपी के एक दिग्गज थे, काफ़ी उनके ऊपर ये था, आज बीजेपी में ज्वाइन हुए। आपको ऐसा लगता है क्या कि पार्टीज में कुछ जैसे वहाँ पे महाअघाड़ी जो है वो 3 पार्टियाँ एक साथ लड़ रही है, यहाँ पे बीजेपी अलग से लड़ रही है, तो बीजेपी को कुछ कम सीटें मिलने के चांसेस रहेंगे? नहीं, देखिए, कारपोरेशन स्थानिक स्वराज्य संस्था एक अलग चीज़ पे लड़ाई लड़ती है। ये 3 पार्टियां एक साथ जुटकर भी लड़ेंगी तो उनके पास जो चेहरे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो अगर उनके पास बहुत अच्छे चेहरे चले जाते हैं कारपोरेशन में तो वो जीतने के आसार है ही है। लेकिन गणेश नाइक खुद एक स्थानीय नेता है। गणेश नाइक खुद यहाँ पर 40 साल से लोगों में काम कर रहे हैं और 40 साल से लोगों ने कारपोरेशन का काम देखा है। यानी कि कारपोरेशन में से वाटर गटर मीटर नहीं किया है, तो कारपोरेशन में बहुत अच्छे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण गणेश नाइक ने किया है और उसके चलते उनको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे कि मोरबे डैम है, मुख्यालय है, थाने बेलापुर रोड जो टोल फ्री रोड है, और कई विकास जिस प्रकार से बैलेंसिंग विकास किया है उन्होंने। जैसे कि नई मुंबई पहले केमिकल जोन था, उसको आईटी जोन में परिवर्तित करके यहाँ का पोल्यूशन भी ख़त्म किया है। नहीं तो अगर एक साइड में शहर बनता, दूसरे साइड में केमिकल फैक्ट्री रहती तो अच्छे लोग नहीं आते थे। यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट गणेश नाइक जी ने किया है। अब लोग यहाँ वहाँ भागने से कितना असर होगा, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, ना राजनीतिक नेता हूँ,
तो ये सवाल का जवाब जो आपको चाहिए शायद मुझसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि गणेश नाईक का नेतृत्व आज भी नवी मुंबई के लिए, कहते हैं ना कि मराठी में कहावत है, दगड़ापेक्षा वीट मऊ। अब इसमें पत्थर कौन है और ईंट कौन है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और ये है हकीकत। तो देखा आपने कि जिस तरह से एक्स महापौर रहे सुधाकर सर ने खुल के जो है अपनी बातें रखी, बचपन से भी जो है उन्होंने जिस तरह से अपने आप को स्पेस किया है वो अपने आप में मिसाल है। उनका साफ कहना है कि गणेश नाईक का जो है किस तरह से नवी मुंबई बनाने में एक योगदान है, वो एक मिसाल है जिसको पार पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।